गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस कक्षा के अंदर बेटा हम समास पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंदर भी हमने समास पढ़ा है, पर हमारे समास कंप्लीट नहीं हुए हैं। आपके पार्ट 1 जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर समास की परिभाषा, समास के भेदों की चर्चा की, और उसमें भी आपके समास के जो 6 भेद बताए थे उसमें 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसमें 2 समास कौन से पढ़े हैं हमने? एक तो पहला ही समास पढ़ा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हमने बताया था आपको, जिस समास में पहला पद प्रधान होगा और वो अव्यय होगा, और समास करने पर समस्त पद अव्यय का बोध करवाएगा, तो अव्ययभाव समास था। दूसरा भेद था आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यानी दूसरा भेद, दूसरा पद प्रधान। देखो, अव्ययभाव पहला भेद है, पहला पद प्रधान। दूसरा भेद तत्पुरुष समास है तो दूसरा पद प्रधान। इस ट्रिक से आपको माइंड में रहेगा कि पद कौन सा प्रधान होगा, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग से जोड़ दिया कि फर्स्ट पे है तो उसका पहला यानी फर्स्ट ही आपका पद प्रधान हो गया। दूसरा भेद है तो उसका दूसरा पद ही प्रधान है, क्योंकि इस सीरीज में आपको याद रहेगा। आगे पीछे कर सकते हैं, वैदिक को एक नंबर पे पढ़ सकते हैं, कर्मधारी दूसरे नंबर पर, इस तरह, पर आपकी परिभाषा जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तत्पुरुष के भेद भी हमने पढ़े थे, विभक्ति के आधार पर 6 भेद थे। एक अन्य भेद भी हमने पढ़ा था, उसका नए तत्पुरुष। और इसी के आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय को कि तत्पुरुष समास के जो है 2 भेद और मैंने वहाँ पे बताए थे आपके, द्विगु समास और कर्मधारी समास। तो द्विगु समास जो होता है वो हालांकि आपका तत्पुरुष समास का ही भेद है बेटा, बट इसको अलग से स्वतंत्र स्वीकार कर लिया गया है, तो उसी के आधार पर आपके हिंदी में 6 भेद माने जाते हैं समास के। इनको स्वतंत्र स्वीकार कर लिया गया है, द्विगु समास और कर्मधारी समास को। तो द्विगु समास किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसमें क्या खास बात होती है, इस समास की क्या पहचान होगी। तो जिस समास का पहला पद यानी पूरा पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, आपको विशेषण के बारे में अगर पता हो तो बेटा विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला ही भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। तो उसी से ही आप ये मान लें कि यहाँ पर वो पद है वो संख्यावाची विशेषण है, यानी पहला पद जो होगा, 2 पदों में समास हो रहा है तो फर्स्ट क्या होगा? पद संख्यावाची विशेषण होगा, क्योंकि दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमने बोला संख्यावाची विशेषण। और उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा। अब ये मैंने जो उत्तर पद प्रधान होगा, ये बात आपकी सेम कहाँ से आ गई? तत्पुरुष समास से, क्योंकि कभी ये उसी का ही भेद है, तो उसी का भेद रहते हुए इसमें ये खास बात वहीं से जुड़ी हुई है कि इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान था यानी उत्तर पद, यहाँ भी दूसरा पद ही प्रधान होगा, और पहला पद संख्यावाची विशेषण। ये आपके दिमाग में बेटा 2 चीजें बैठानी है आपको। फिर इस समास में विग्रह करते समय क्या खास बात होगी? समूह या समाहार जो है इन पदों का प्रयोग होगा, या तो समूह का प्रयोग करेंगे या समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करते समय हमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा दोपहर। अब यहाँ पर दोपहर ये समस्त पद है, द्विगु शब्द खुद ही जो समास का नाम है, ये भी आपका इसी समास का एग्जाम्पल है। त्रिभुवन, अब इन शब्दों को आप ध्यान से देखें। दोपहर, एक तो पद होगा दो और दूसरा होगा पहर, यानी 2 पहरों का समूह। अब समय 3 पहर होते हैं, एक आपका जैसे मानते हो मॉर्निंग, आफ्टरनून जिसको बोलते हो, और इवनिंग यानी सुबह, दोपहर और शाम। तो आपका सुबह और दूसरा हो गया दोपहर, यानी दूसरा पहर शुरू हो गया, तो वहाँ उनको मिलाकर ये पद बन रहा है दोपहर, यानी 2 पहरों का समूह। अब इसका विग्रह ये होगा 2 पैरों का समूह, यानी इसमें 2 पैर मिले हुए हैं, एक समूह है 2 पैरों का मिलकर, एक समय को बोलते हैं, समय का बोधक है पहर। तो ये आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका द्विगु जो पद है उसी को देखिए आप। द्विगु जो समास है, जो पद दे रखा हमारा समस्त पद, इसका विग्रह क्या होगा? 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह।
इसका विग्रह ये होगा, यानी दो गाय जहाँ इकट्ठी है वो उसका समूह है, वो दविगु कहलाएगा। ये इसका समस्त पद हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका लोप हो रहा है, जब हम करते हैं दो मिल जाएगा और आपका इसमें गु मिल रहा है, यानी गु शब्द है वो गाय का बोधक है, इसको तोड़ के बना रखा, दो गायों का समूह, ये इसका विग्रह होगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसको देखिए आप, त्रिभुवन। अब कई बार बच्चे गलती करते हैं, मैंने एग्जाम्पल इसलिए ये उठाया है। देखो बेटा, भवन, भवन शब्द का अर्थ होता है आपका भवन यानी घर, मंदिर जिसको बोलते हो आप, मंदिर पर्यायवाची पढ़ते हो उसमें मिलता है सदन, भवन, घर आपका, ये यानी घर का पर्यायवाची हो गया भवन। जबकि भुवन किसको कहते हैं? भुवन शब्द में आप देखें, भुवन शब्द का अर्थ होता है आपका संसार, दुनिया जिसको कहें, लोक, ये आपस में पर्यायवाची हो गए, संसार या लोक या दुनिया। तो भुवन यानी संसार या दुनिया जिसको कहें। तो त्रिभुवन, अब इसमें त्रिभुवन में जो विग्रह हुआ उसका क्या होगा? तीन भुवनों का, त्रिमीन तीन, आपका तत्सम शब्द है ये आपका, त्रि यानी आपका संस्कृत का वाचक शब्द हो गया। तो तीन भुवनों का समूह करेंगे, भवन नहीं भुवन, तीन भुवनों का समूह, ये आपका विग्रह हो जाएगा। यानी हमने इसके विग्रह के अंदर समूह शब्द का प्रयोग करना है, या समाहार शब्द कर सकते हो आप। समाहार या समूह का मीनिंग एक ही होता है, एक ही अर्थ होता है। समाहार तत्सम शब्द है और समूह आपका तद्भव शब्द चल रहा है, तो इसमें से आप प्रयोग कर सकते हैं समाहार या समूह, ये आपका विग्रह हो गया। और भी एग्जाम्पल, जैसे पंजाब शब्द बोल रहे हैं, पांच आबों का समूह। अब कई बार बच्चों को मीनिंग नहीं पता तो वहाँ पर गलती कर जाते हैं। अब इसमें पंजाब है, देखो पंजाब नाम क्यों पड़ा इस राज्य का? क्योंकि यहाँ पर पांच नदियाँ हैं मिलती हैं, तो वहाँ पर पंजाब, इसलिए इसका नाम पड़ा है पांच आबों। आब यानी नदी, आब किसको बोलते हैं? नदी को। तो पांच आबों का समूह कर लो, या पांच नदियों, ब्रैकेट में डाल सकते हो आप, नदियाँ यानी आबों का समूह, ये आपका इसका विग्रह हो जाएगा। ऐसे ही बोल देते हैं त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। सप्ताह, अब सप्ताह शब्द आपको वैसे तो पता है भाई, उसमें दिनों का समूह है। सप्ताह शब्द आपका देखें, सप्त, ये आपका तत्सम शब्द है। और अहन यहाँ पर हो रहा है, नया का लोप हो जाता है, अहन होता है दिन। तो यहाँ पर सात आप कह सकते हो, सात अहनों का समूह। पर अहन आपको कंफ्यूज करे तो आप यहाँ पर रख सकते हो सात दिनों का समूह। सप्ताह में 7 दिन होते, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह। तो ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। ऐसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, इस तरह आप कर सकते हो बुक से प्रैक्टिस। एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे पंचवटी है बेटा, उसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपके द्विगु समास में भी आ जाते हैं और आपके बहुब्री समास में भी। अभी हमने बहुब्री समास पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को करूँगी, तब आपको करूँगी। यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे द्विगु में, तो हो जाएगा 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह, वट वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है, 5 वटों का समूह इसका विग्रह द्विगु में, तो ये हो जाएगा। इसका विग्रह बहुब्री में भी हो सकता है, बहुब्री समास पढ़ेंगे तब वहाँ बताऊंगी मैं आपको कैसे होगा इसका विग्रह वहाँ पर। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे समास कर्मधारी समास। देखो ये कहीं ना कहीं दोनों भेद जो हैं तत्पुरुष के ही भेद रहे हैं, इसलिए एक बात वहाँ से कॉमन चल रही है कि दूसरा पद प्रधान है, पर थोड़ा कुछ अलग है। क्या खास है इसमें? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। यानी पद तो दो होंगे, या तो एक पद होगा विशेषण, दूसरा विशेष्य, एक पद होगा उपमान तो दूसरा उपमेय। तो ये दोनों पदों के अंदर ये संबंध मिलेगा आपको। दोनों चारों पद एक साथ नहीं मिलेंगे, 2 पद मिलेंगे और दोनों में ये संबंध होगा, या तो ये या फिर ये। उसे हम क्या कहेंगे? आपका कर्मधारी समास। पद तो दूसरा प्रधान होता है, ये वहीं से कॉमन बात आ रही है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। देखिए नीलकमल, तो नीलकमल जो है आपका, नीलकमल में क्या होगा इसका विग्रह? देखिए बेटा, नील जो है एक पद होगा और कमल एक पद है, इसके अंदर 2 पद हैं। अब नील यानी नीला और कमल कमल का फूल होता है, तो यहाँ इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध है कि नीला है जो कमल। नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, जो कमल, क्योंकि कर्मधारी पढ़ रहे हैं
तो इसमें आपका विशेषता बता रही है कि वो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है, क्योंकि ये आपका गुणवाचक विशेषता हो गई। देखो एक तरह से देखें, क्योंकि ये विशेषण है, ये विशेष्य है। कमल की विशेषता बताई कि उसकी क्या खास क्या गुण है उसके अंदर, नीला। ऐसे लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, काली मिर्च काली है जो मिर्च, इस तरह की जो विशेषता होगी वो आपका इस तरह के पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकंठ से मुझे याद आया बेटा, एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, वहाँ आपको मैंने दिया था महादेव। महादेव से मुझे याद आया महान है जो देव, ये विग्रह में कर्मधारी बहुब्री में बता दी। ये आपका ये विग्रह तो हम बहुब्री में नहीं करेंगे बेटा, ये तो करेंगे आपका कर्मधारी के अंदर। ये विग्रह आपका वहाँ से बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने बहुब्री, महान है जो देव। तो यहाँ पर ये विग्रह अगर हम कर रहे हैं तो ये कर्मधारी है। क्या बोलेंगे इसमें, कर्मधारी, क्योंकि एक पद होगा महान और दूसरा देव। देवता की विशेषता क्या है, वो महान है, तो ये आपका कर्मधारी है। पर इसी का हम विग्रह अगर बहुब्री में करें तो वहाँ भी हो जाता है, वहाँ हमने पढ़ा नहीं अभी, पर फिर भी आप देखें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। देखो कर्मधारी में तो हमने क्या, महान है जो देव, ये जो शब्द यहाँ ले आए तो आपका कर्मधारी में। पर बहुब्री में क्या करेंगे, महान है देव जो। अब वो महान है देव जो, वो कौन है, वो तीसरा थर्ड पर्सन है, यहाँ पर जो आने से चेंज होगा बहुब्री, अर्थात शिव। तो इसका बहुब्री में विग्रह हो जाएगा। अगर ये जो यहाँ पर रखते हैं तो इसको कर्मधारी में ही काउंट करेंगे। बेशक से बुक आपका गलत देते, जो यहाँ रहा है तो इसको कर्मधारी में काउंट होगा, और जो पीछे चला गया तो आपका बहुब्री में होगा, अर्थात शिव। ये आपका क्लियर यहाँ पर। और बुक से आप अभ्यास करें, जितने भी आपको एग्जाम्पल अगर लग रहे हैं डाउट्स तो वहाँ पर पूछें। ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखें, महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारी में हो गया, यहाँ पर भी आपका विशेषण विशेष से संबंध हो गया। और ऐसे दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। पीताम्बर, ये भी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया विशेषण विशेष का संबंध का। यहाँ पर मैं अलग एग्जाम्पल दूंगी जिसमें उपमान उपमेय हो। तो पीताम्बर शब्द आप समझ रहे हो, पीताम्बर में ऐसे बहुब्री भी हो सकता है। विग्रह के देखो समास की खास बात यह है कि विग्रह के आधार पर ही हम बताते हैं कि भाई ये समास कौन सा है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो द्विगु में भी बैठते हैं और उसमें आपका बहुब्री में भी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कर्मधारे में भी हो जाते हैं और बहुब्री में भी। तो वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विग्रह के आधार पर, और वो होता भी है कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा। पीताम्बर का विग्रह करेंगे, पीत है जो अंबर, यानी पीले, पीत मीन पीले, पीले हैं जो अंबर। अंबर पर्यायवाची अंबर कपड़े का है, अंबर आकाश को भी कहते हैं कपड़ों को भी। पीत है यानी पीले हैं जो वस्त्र, यानी अंबर। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो आप वस्त्र लिख ले, बाकी अंबर रख ले तो ज़्यादा वो ठीक है। तो यानी कपड़े की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग के हैं, तो आपका हो गया कर्मधारी समास। और इसी का हम बहुब्री में भी कर सकते हैं, और बहुब्री में क्या हो जाते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, यानी पीत है अंबर जिसके, अर्थात आप क्या करोगे, विष्णु। तो आपका यानी तीसरे प्रश्न के लिए प्रयोग करें, यानी श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का एक नाम है पीताम्बर। पीले रंग के कपड़े पहनते थे इसलिए उनको पीताम्बर कहा जाता है। और उसका विग्रह जब हम करेंगे तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा, अर्थात विष्णु या कृष्ण दोनों का नाम चल जाता है, तो आपका ये हो जाएगा विग्रह इसका। वैसे पीताम्बर श्री कृष्ण जी को ज़्यादा कहा जाता है, विष्णु जी का अवतार कृष्ण रहे हैं, तो कृष्ण रख ले विष्णु की बजाय भी, और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, और बहुब्री समास हो जाएगा। अब आपका इसमें एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक पद आ रहा है आपका, मैंने कहा था दोनों पदों में या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमान उपमेय का, तो ये तीनों एग्जाम्पल तो आपका विशेषण विशेष्य के संबंध के थे। अब उपमान उपमेय क्या होता है, आपके नए शब्द हैं, आपने इस क्लास में पढ़े होंगे। अलंकार, अलंकार में इन पदों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे कि उपमान किसे कहा जाता है और उपमेय किसे कहा जाता है। देखो बेटा, उपमान होता है क्या, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय होता है आपका जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए वो उपमान, और जिसकी की जाए वो उपमेय। तो ये आपका इन पदों की ये तो परिभाषा हो गई। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखो। देखो अलंकार में भी आपका आ जाता है, मैं मोस्टली एग्जाम्पल देती हूँ। चांद सा मुखड़ा या सुंदर, मैं और लंबा भी कर लूँ, ये आपका उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है, चांद सा सुंदर मुखड़ा।
तो यहाँ पर आपका कहें 4 पद आ रहे, चांद सा सुंदर मुखड़ा। यहाँ पर उपमान उपमेय छाटे तो चांद क्या है आपका उपमान और मुखड़ा क्या है आपका उपमेय, क्योंकि चांद के समान सुंदर मुखड़ा, मुंह की जो तुलना है वो चांद से की कर रखी है, तो जिससे तुलना की वो उपमान, और जिससे की वो जिसकी की वो है आपका उपमेय। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कर्मधारी समास में जो एग्जाम्पल मिलेंगे, देखो उपमान उपमेय का संबंध आपका अलंकारों में चलेगा, उपमा में भी होता है संबंध, वहाँ पर ये पद चलेंगे, परिभाषा के अंदर भी, रूपक में भी चलता है आपका, उत्प्रेक्षा में भी चलता है। तो आपका एक तरह से जो रूपक के एग्जाम्पल हो गए, आरोपण जिसमें कहते हैं, वो आपके कर्मधारी के एग्जाम्पल कह सकते हैं हम। जैसे मैं आपको दे दूँ यहाँ पर, लिखने दो मुझे, आपका चरण कमल, नील कमल नहीं, चरण कमल। तो यहाँ पर आपका दो तरह से विग्रह कर सकते हैं कि आपके कमल रूपी, कई बार आपका उपमान आगे आ जाता है, कई बार उपमान पीछे चला जाता है, तो कमल रूपी चरण, ये होगा आपका कमल रूपी चरण। तो ये आपका ये विग्रह करें, या कहते हैं आपका कमल के समान, क्योंकि कमल के समान, कमल के जैसे हैं मुलायम चरण, श्री भगवान के जो चरण है उनको कहा गया है कि चरण कमल, यानी कमल के समान वो कोमल है, कमल के समान चरण, यानी तुलना की गई है। तो संबंध क्या होगा उपमान उपमेय का, कमल के समान चरण, ये इस संबंध के एग्जाम्पल हो गए। आपका उपमान उपमेय का जहाँ संबंध होता है वो है आपका एग्जाम्पल ये। ऐसे आप कहते थे दे लता, दे लता, दे रूपी लता लिखती हूँ मैं आपका, दे रूपी लता। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ये उपमान उपमेय का संबंध का। ऐसे मैं कह दूँ आपको ग्रंथ रतन, ग्रंथ रूपी रतन, तो प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, इस तरह के एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं उपमान उपमेय के संबंध के। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर हो गए। नेक्स्ट आप समास देखें आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? द्वंद्व समास यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी देखो बेटा द्वंद्व मीन होता है जोड़ा, यानी समान होंगे दोनों पद। हमने अगर चार भेद मान के चले समास के, कि पहले नंबर पे हमने अव्ययभाव समास रखा था, पहला पद प्रधान, दूसरा आपका समास था तत्पुरुष जिसमें दूसरा ही पद प्रधान था, तीसरे नंबर पे अगर हम द्वंद्व को रखें बेटा, क्योंकि दो भेद कहीं ना कहीं आपके कर्मधारी और द्विगु समास तत्पुरुष के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो उनको आप गौण रूप से समझें। तो तीसरे नंबर पर हम द्वंद्व को मान लें, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, मैं इनको क्रम से रख लेती, बीच में रख दी मैंने, उससे जुड़े हैं इसलिए, तो इसको तीसरे नंबर पे आप मान सकते हो द्वंद्व समास, यानी जिसके दोनों पद प्रधान हो। यहाँ पर एक पद प्रधान था पहला, इसमें तत्पुरुष में दूसरा पद, और फिर तीसरे नंबर पर अगर द्वंद्व को रखें तो दोनों पद प्रधान, यानी भाई इसकी भी चलने से काम नहीं चला, फिर दूसरे ने संभाल ही सत्ता, उससे भी काम नहीं चला, तो तीसरे यानी तीसरा पद यानी दोनों को ही दे दिए, अब दोनों चलाएंगे काम, तो अब उसमें यानी दोनों की प्रधानता होगी पदों की, तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाता है। परिभाषा जब करेंगे तो कैसे करेंगे? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द का लोप हो जाए, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अब योजक शब्द कौन से हैं बेटा? और, या, अथवा, यहाँ पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है विग्रह के अंदर, ये और, या, अथवा, ये आपके तीन पद चलते हैं। ज़्यादातर आपका इनका प्रयोग ना करके हम करते हैं भाई इसमें चाय कॉफ़ी कह दे, चाय या कॉफ़ी, तो उसमें एक ही आदमी एक ही चीज़ भेगा, तो वहाँ पर आपका ये कर लेते हैं। पर आपके ज़्यादातर एग्जाम्पल में और पद का ही प्रयोग किया जाता है विग्रह के अंदर, और वो आपके एग्जाम्पल से देखें। इसमें मैंने लिखा पाप और पुण्य, यहाँ पर पाप, इसका मैं योजक चिन्ह लगा रखा है, ये तो आपका समस्त पद है, ये भी समस्त पद है। जब इनका विग्रह करेंगे, इनको तोड़ेंगे यानी अलग करेंगे, तो हम योजक शब्द का प्रयोग करेंगे, पाप और पुण्य। इसमें खास बात ये होती है दोनों एक, क्योंकि बराबरी हैं तो क्या एक दूसरे के विलोम हो गए, यानी एक दूसरे से कोई कम नहीं है। पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म और धर्म, माता पिता, माता और पिता, इस आपके एग्जाम्पल इस तरह के हो जाते हैं। न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय, यहाँ आपका घी शक्कर, घी और शक्कर,
तो ये आपकी हो गई। कुछ एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ जहाँ पर आप गलती कर सकते हो। जैसे मैं आपको दे दूँ फॉर एग्जाम्पल भीमा अर्जुन। भीमा अर्जुन जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको लगेगा कि योजक चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ संधि का नियम बैठ गया। मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, संधि आपको हर जगह हेल्प करती है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, तो इसको जब अलग करेंगे तो करेंगे आपका भीम और अर्जुन, भीमा अर्जुन, ये इसका विग्रह हो जाएगा द्वंद्व समास में। ऐसे मैं आपको दे दूँ चराचर। देखो चर लिखती हूँ, एक मिनट। चराचर पद आपने पढ़ा हो पहले भी, तो यहाँ पर दो पद है, चर और अचर। यहाँ भी संधि हो रही है, ए और आ मिलकर आ बन गया यहाँ पर। तो यहाँ भी ग्रह करेंगे चर और अचर, यानी चर जो चलायमान है, विचरण जो घूमता फिरता, अचर जो स्थिर है एक जगह, तो चर अचर। ये आपका विग्रह हो जाएगा। लाभ हानि, सुख दुख, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें होते हैं। आपका द्वंद्व समास क्लियर। नेक्स्ट आपका अंतिम बचा है समास बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या करेंगे, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान और न उत्तर पद बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी हमने जब पढ़े 3 समास जो कहे थे मैंने आपके, जो मुख्य हैं आपके, पहला अव्ययी था, पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, काम नहीं चला भाई, दोनों में हटाओ, अब किसी तीसरे को हम मुख्य कर देते हैं। यानी अब दोनों, यानी पूर्व पद भी प्रधान नहीं होगा ना उत्तर पद प्रधान, यानी कोई अन्य थर्ड पर्सन प्रधान हो जाएगा, उसकी सत्ता हो जाएगी, उसकी चलेगी। कहने का अभिप्राय ये है। अब बहुब्रीहि यानी तीसरा पद प्रधान हो गया, तो उसको नीलकंठ मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब इसको आपका करेंगे इसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे, अब इसमें मैंने कहा था उसका, उसमें भी हो सकता है विग्रह कर्मधारी में भी, क्योंकि एक पद है नील और एक है कंठ, ये विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। तो नीला है जो कंठ, इसका विग्रह करें, नीला है जो कंठ, तो ये विशेषण विशेष्य के संबंध से कर्मधारी समास हो जाएगा। परंतु जब हम इसका बहुब्रीहि में समास विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। ये आपका पहचान है इसकी, कि आप जिसका, जिसके वाला वाली मोस्टली इसके विग्रह के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। यानी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं जिसका कंठ नीला है, कौन, अर्थात शिव। उनका एक नाम वो है शिव जी का नीलकंठ। जो भी होते हैं ये आपके बहुब्रीहि के एग्जाम्पल, ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हो रहे हैं आपके, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। अब अगर आपने शब्द पढ़े थे तो योग रूढ़ के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो, यानी वो तीसरे को बताते हैं। 2 पद होते हैं पर किसी तीसरे के लिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आपका नीलकंठ हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें दे रखा कनफटा। अब यहाँ पर कनफटा मैंने एग्जाम्पल अलग से लिया है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कनफटा। अब कन यानी कान है फटा हुआ जिसका, ये कनफटे साधु ही होते हैं जिसके वो बड़े बड़े कानों में पहन लेते। कान है फटा हुआ जिसका, साधु विशेष या व्यक्ति विशेष हम लिखेंगे, अर्थात ये लिखना होगा आपको बेटा बहुब्रीहि के अंदर, अर्थात व्यक्ति विशेष या साधु विशेष लिखा जा सकता है, क्योंकि साधुओं के लिए विशेष प्रयोग होता है। और ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि कनफटे किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रसिद्ध होगा है वो नाम। इसी प्रकार आपका एक और एग्जाम्पल है सड़ानन। अब सड़ानन में 2 पद हैं। देखो यहाँ पर था कन और फटा, यहाँ था नील और कंठ। देखो समास तो 2 पदों में हो रहा है, पर ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को प्रदान कर रहे हैं। ना तो सट प्रदान है ना आनन। ये भी आप सट जो संस्कृत में सट मीन 6, तो सट आपका इसमें आप लिख रहे हैं सट है, आनन होता है मुख। जैसे आप दशानन पद करते, आपका फेमस फेवरेट होगा दशानन, खूब पुराना एग्जाम्पल है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। तो 10 संख्यावाचक हो गया और आनंद ही है। इसका विग्रह उसमें भी कर सकते हैं बेटा, द्विगु में भी। पर ऐसे जैसे मुख्य अलंकार ये है, सॉरी समास, तो इसी के अंदर ये प्रसिद्ध है रावण के लिए, तो यहाँ पर इसी में ही काउंट होगा। जब आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि भाई किस में काउंट करें, तो आप द्विगु में टिक नहीं करेंगे, आप दशानन को बहुब्रीहि में ही गिना जाएगा। विग्रह हो सकता है वहाँ पर भी 10 आननों का समूह, द्विगु समास जब लिखना है तो आप लिखने में तो इसमें करेंगे और द्विगु समास लिख देंगे। 10 आननों का समूह द्विगु समास, और 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। दोनों राइट माने जाएंगे। पर यह ना हो कि आपने विग्रह बहुब्रीहि का कर दिया
और नाम आपने द्विगु लिख दिया तो आपका रॉन्ग होगा, यानी जिस समास का विग्रह कर रहे हो उसी का नाम लिखो। दोनों राइट लिखते वक्त दोनों ठीक है, पर जब आपको एमसीक्यूज दे दिया जाए वहाँ पर द्विगु और बहुब्री ऑप्शन है तो आप बहुब्री को ही टिक करेंगे। इस तरह की आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा था षडानन, षड, अब यहाँ पर उसमें 10 था, यहाँ पर षड है आनन जिसके, षड है आनन जिसके, अर्थात आपने पढ़ा है तो बेटा पता हो षडानन किसके लिए, एक भगवान के लिए प्रसिद्ध है, भगवान के पुत्र के लिए, अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? कार्तिकेय शिव जी के, और उनका जो है 6 मुख है उनके। कार्तिकेय के लिए षडानन विशेषण का प्रयोग, इसका पद का प्रयोग किया जाता है, तो उनका एक नाम है षडानन। कई बच्चे कर देते हैं इसमें, भाई षट तो पता नहीं क्या सड़ा है मुख जिसका, सड़ा नहीं है, षट संख्यावाचक पद है, तो षड है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय और बहुब्री समास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल जो मैंने पीछे दिया था पंचवटी कर्मधारी, उसमें आपका द्विगु समास में, तो पंचवटी को हम बहुब्री में भी कर सकते हैं। पंचवटी का आपका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देखो पहला पद संख्यावाची है इसलिए उसको द्विगु में काउंट किया। यहाँ पर करेंगे 5 है वट वृक्ष जहाँ, 5 है क्योंकि बहुवचन है तो है आएगा, है वट वृक्ष जहाँ। अब ये हो जाएगा आपका जहाँ, यानी स्थानवाचक, थोड़ा सा अलग हुआ जहाँ शब्द का प्रयोग, स्थान विशेष, इसका अर्थात स्थान विशेष। अब हमने स्थान विशेष क्यों लिखा, क्योंकि पंचवटी एक जगह का नाम है जहाँ राम और जो सीता जी हैं उन्होंने वनवास काल बिताया था, कुछ समय तो पंचवटी में रहे थे, इसलिए यहाँ स्थान विशेष का बोधक होने के कारण यहाँ पर 5 है वट वृक्ष जहाँ, तो ये विग्रह कर दिया तो बहुब्री समास लिखेंगे। और 5 वटों का समूह लिखा विग्रह तो हमें द्विगु लिखेंगे। अब विग्रह कर दे 5 वटों का समूह और नाम लिख दे बहुब्री तो वो रॉन्ग होगा आपका। यहाँ पर समूह में विग्रह क्या है तो आप द्विगु समास लिखेंगे, और ये नीचे वाला विग्रह क्या है तो आप बहुब्री समास करेंगे। आपका यहाँ पर होता है बेटा, यूँ तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितना आप करोगे उतना सीखोगे। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशाचर किसको कहते हैं, अर्थात राक्षस, बहुब्री समास हो जाता है। ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं, जैसे आपका कह दूँ मैं त्रिलोचन, त्रिलोचन शिव जी को कहा जाता है, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। ऐसे उनका एक नाम त्रिनेत्र है, 3 है नेत्र जिसके, नेत्र का है लोचन के, दोनों नाम उनके प्रसिद्ध है। विषधर, विष को धारण करने वाला शिव जी को कहा जाता है। तो इनके अनेकों एग्जाम्पल हैं जो हम करेंगे और बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। आप इतना इस वीडियो में कक्षा के अंदर इतना ही। धन्यवाद बेटा।